हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। तो हमने चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने इंट्रो पढ़ा था लाइट कॉन्सेप्ट का, कि लाइट क्या होती है, लाइट कैसे काम करती है, लाइट को वैक्यूम चाहिए कि नहीं, मतलब मीडियम चाहिए कि नहीं, और साथ साथ में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक सेकेंड, हमने पढ़ लिया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट जो है वो कैसे काम करती है। तो लाइट के दो चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, डेट इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर जो दो चीज़ें हैं उनमें से हमको रिफ्लेक्शन पार्ट ख़त्म करना है पहले। तो पहले हम रिफ्लेक्शन पार्ट ख़त्म करके फिर हम रिफ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमने सबसे बेस्ट यूज़ समझा था मिरर का। ठीक है, और जो लॉ पढ़े थे वो भी मिरर के ऊपर ही थे। ठीक है, तो आज क्लास 2 है तो मैं तुम्हें कुछ बैकअप दे देता हूँ। ठीक है, तो हमने जब लास्ट क्लास पढ़ी थी उसके अंदर हमने मिरर के बारे में क्यों पढ़ा था यार, क्योंकि मिरर सबसे बेस्ट सूटेबल तरीका है समझने का इसको, है ना। तो कहने का मतलब ये कि मिरर क्या होता है मिरर एक ऐसा चीज़ जिसके एक साइड पर क्या है, एक सरफेस। ठीक है, एक तरफ शाइनिंग सरफेस है और एक तरफ पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश सरफेस को हम इस तरीके से दिखाते हैं। क्लियर, मिरर किसी भी तरीके का हो लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसमें फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक, पहला लॉ क्या कहता है, जिस एंगल से आप रे फेंकोगे, इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे वापस निकल कर जाएगी वो नॉर्मल लाइन के साथ सेम एंगल बनाएगी। तो डेट इज एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। और सेकंड लॉ था कि तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। क्लियर, तो मिरर के थ्रू हम समझ रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा मिरर के बारे में, डिटेल के बारे में। ठीक है, मिरर हमारे पास दो तरीके के होते हैं यार। कितने तरीके के मिरर होते हैं? दो तरीके के मिरर होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक क्या है, प्लेन मिरर, और एक है स्फेरिकल मिरर। एक है प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। सुनो, प्लेन मिरर जो होता है ना यार, वो ऐसा मिरर जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जो नेचुरल चीज़ें दिखाता है, जैसा है वैसे ही दिखाएगा, वो हमारे घरों में यूज़ होता है। ठीक, दूसरा आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर वो होते हैं जो स्पेशल केसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से अगर हमें इमेज चाहिए तो हम उसके लिए जो मिरर यूज़ करेंगे वो कौन सा मिरर होगा, वो स्फेरिकल मिरर होगा। ठीक, अभी हम पहले शुरू करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। अब पहले प्लेन मिरर के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, वो इसलिए क्योंकि प्लेन मिरर ना छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके एनसीईआरटी में। हम इसको लास्ट चैप्टर के उसमें ख़त्म कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि उसको पहले सिर्फ एक मतलब स्टार्टिंग वीडियो बना देते ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड रहे। ठीक है, तो प्लेन मिरर का मतलब है कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम इसको अभी ख़त्म करेंगे और स्फेरिकल मिरर का इंट्रो शुरू करेंगे। ठीक, अब प्लेन मिरर वो मिरर होते हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्लेन मिरर है ना यार, ठीक है, उसकी एक साइड सेम जैसे हर मिरर की होती है, एक साइड तो वो क्या नाम है, शाइनिंग होती है, जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्टिंग होती है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, और दूसरी साइड जो होती है वो पॉलिश्ड होती है। ठीक है, ताकि लाइट आर पार ना हो। होता है ना कभी कभी तुम देखते हो कि मिरर के पीछे अगर वो पेंट नहीं होता तो आर पार दिखता है हमें, हम शक्ल ही नहीं देख पाते उसके अंदर। रीज़न, क्योंकि लाइट जा रही है और आर पार हो जा रही है, डेट इज़ रिफ्रैक्शन। याद करो, इंट्रो में बताया था, लेकिन अभी के लिए हमारे पास रिफ्लेक्शन पार्ट है। इतना क्लियर? अब सुनो, अब बात यह है कि प्लेन मिरर इमेज जो बनाता है वो कैसी इमेज बनाता है। ठीक है, देखो जब भी इमेज बनेगी ना, हमेशा याद रखना कि जो आपको जब भी समझना होगा तो आप तीन चीज़ों के बारे में बात करोगे, डेट इज़ NSP। किसके बारे में बात किया करेंगे हम? NS और P। N का मतलब नेचर, जो इमेज बन रही है उसका नेचर कैसा है, दूसरा साइज़, और थर्ड है पोजीशन। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी इमेज बनाओगे, जो ऑब्जेक्ट रखोगे मिरर के सामने, तो उसकी एक इमेज बनेगी। तो हमेशा याद रखो, तो इमेज जो बनेगी ना वो हमेशा के लिए याद रखना, जो इमेज बनने वाली है वो हमेशा उसका NSP निकालना है आपको। मतलब ऑब्जेक्ट जो आप रख रहे हो उसका NSP नहीं निकालना, क्योंकि वो तो हमें पता है ना हम कितनी दूर रख रहे हैं, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कैसे रख रहे हैं, सब कुछ। लेकिन जो इमेज बन रही है उसको कैलकुलेट करना है, तो उसी का NSP निकाला जाता है हमेशा। ठीक है, अब हम प्लेन मिरर के लिए देखते हैं कि प्लेन मिरर के सामने अगर आप एक ऑब्जेक्ट रख दो तो उसका NSP कैसा होगा। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे किसकी, NSP की बात करेंगे। क्लियर है बात? तो समझो, प्लेन मिरर से बनने वाला नेचर, साइज और पोजीशन। ठीक है, अब मैं एक काम करूंगा, जो यहाँ पे यूज़ होंगे वो टर्म्स में बताऊंगा, लेकिन उसके अपोजिट टर्म्स बताऊंगा जो आगे जाके यूज़ होने वाले हैं, ताकि आपको थोड़ा सा रिलेटेबल रहे। ठीक, समझो, सबसे पहले नेचर की बात करते हैं। मान लो आप फॉर एग्जाम्पल मिरर के यहाँ पर खड़े हुए हो,
ठीक है, मिरर के आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आपकी जो इमेज बनेगी वो मिरर के अंदर बनेगी। मिरर के अंदर का मतलब जो मिरर के अंदर बनेगी, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि हम इमेज को टच कैसे कर सकते हैं, तो देखो यार, आप जब एक्सपेरिमेंटली देखोगे ना तब आपको पता लगेगा कि आपको सच में लगेगा। मान लो एक फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही होता है, जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते, तुमने देखा होगा फिजिक्स लैब में बड़े बड़े एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पड़े रहते हैं, उन्हीं पे करते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, उसकी जो इमेज बन रही है, ठीक है, वो अगर दूसरी साइड पर बन रही है मिरर के अंदर, तो नकली इमेज है। लेकिन असलियत में क्या होता है, कभी कभी आपको इमेज दिखाई देगी, आप उसमें बीच में हाथ ले जाओगे तो आपके क्या नाम है, हाथ पे कास्ट होने लगेगी वो इमेज, तो ऐसा भी होता है, वो रियल इमेजेस होती हैं। ठीक, लेकिन हम जो प्लेन मिरर हमारे घरों में जो यूज़ होता है, वो कैसा इमेज बनाता है, वो वर्चुअल मतलब नकली इमेज बनाता है। क्यों भाई? क्योंकि हम उस मिरर को, इमेज को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं, हमें दिख रही है हमारी शक्ल, लेकिन हम उसको टच कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका नेचर क्या है? वर्चुअल। कैसा नेचर है? वर्चुअल। दूसरा, अगर आप सीधे खड़े हुए हो तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी सीधी बनेगी, तो इसलिए ऑब्जेक्ट जैसा होता है वैसे ही इमेज होती है। इसको कहते हैं इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। इसका मतलब तो नकली बनेगी, नकली इसको हिंदी में बोलते हैं आभासी, मतलब आभास हो रहा है नहीं ऐसा कुछ, तो वर्चुअल इमेज। और दूसरा होता है इमेज इरेक्ट, सीधी बनेगी। अगर आप सीधे खड़े हो तो इमेज भी आपकी एकदम सीधी बनेगी। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरा आता है साइज। अच्छा, वर्चुअल एंड इरेक्ट का अपोजिट टर्म क्या हो सकता है? इसका अपोजिट टर्म जब आप आगे जाके पढ़ोगे तो वो पढ़ोगे आप रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब असली इमेज जिसको आप टच कर सकते हो, एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा? इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज का। अगर आप ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो तो इमेज ऐसे बन रही है। ठीक है, तो जो येलो से लिखूंगा वो अपोजिट टर्म है जो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए हम प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं तो वो वाइट वाले पॉइंट्स पे याद रखना। ठीक है। साइज़, साइज़ कैसा होगा? देखो यार, आप अगर 5 फीट के हो ना तो आपकी जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर में वो 5 फीट की बनेगी। आप अगर छोटे हो तो छोटी इमेज बनेगी, बड़े हो तो बड़ी इमेज बनेगी। समझ आगे मैंने क्या बोला? तो जो साइज़ है वो हमेशा क्या रहता है? सेम साइज़ का रहता है। कैसा रहेगा? सेम साइज़ का रहेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके घर में जो मिरर होता है वो सेम दिखाता है, लेकिन कभी आप साइंस म्यूजियम गए हो या कहीं गए हो, वहाँ पे अलग अलग तरह के मिरर लगा के रखे होते हैं। किसी में आप मोटे दिख रहे हो, किसी में पतले दिख रहे हो, किसी में बड़े दिख रहे हो। वो सब क्या है? वो क्या जादू है? नहीं भाई, साइंस है। उसमें अलग अलग तरह के मिरर्स यूज़ किए, जो आप आगे जाके अभी धीरे धीरे पढ़ोगे। लेकिन अगर आप प्लेन मिरर यूज़ करोगे तो आप एक्जैक्टली जैसे हो वैसे ही दिखाई दोगे, उतनी ही हाइट के। क्लियर? एक क्या होता है? सेम साइज़। अच्छा, इसका अपोजिट अगर यूज़ करें तो आप या तो बड़े दिखाई दे सकते हो तो छोटे दिखाई दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आप बड़े दिखाई दे रहे हो तो उसको बोलेंगे एनलार्ज्ड। क्या बोलेंगे उसको? एनलार्ज। और अगर छोटे दिखाई दे रहे हो तो उसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। तो दोनों का मतलब आप याद रखना, लेकिन ये आगे जाके यूज़ होंगे। क्लियर है बात? अच्छा, दूसरा पॉइंट बात करते हैं पोजीशन की। अगर ऑब्जेक्ट कहीं एक रखा हुआ है तो उसकी इमेज जो बन रही है उसकी पोजीशन क्या होगी? तो मान लो फॉर एग्जांपल मिरर यहाँ पर है और ये एक ऑब्जेक्ट है। याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट आप 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहे हो तो जो इमेज बनेगी वो मिरर के अंदर बनेगी। समझ में आ गया? तो इसका मतलब प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो सेम दूरी पर बनाता है। जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से, मिरर के अंदर उतनी ही दूरी इमेज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो उसको बोलेंगे सेम डिस्टेंस। इसको क्या बोला जाता है? सेम डिस्टेंस। लेकिन अब तुम बोलोगे यार कि भैया एक बात बताओ कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर अगर इधर है और ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इमेज 5 सेंटीमीटर के अंदर बनेगी। ये तो इतना सा होता है, अंदर कैसे बनेगी? तो देखो, इसको सिंप्लीफाई समझाने के लिए तो आप ये समझ सकते हो कि अगर मैं इतनी दूर खड़ा हूँ तो इमेज इतनी दूर बन रही है। क्लियर? मिरर से जैसे जैसे मैं पीछे जाने लगूंगा तो इमेज भी दूर जाने लगेगी, जैसे जैसे मैं पास आने लगूंगा इमेज भी पास आने लगेगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि सेम दूरी पर, सेम डिस्टेंस पर इमेज बनती है। कैसे बनती है बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये है NSP नेचर। अच्छा, उसका अपोजिट कुछ नहीं है क्योंकि अलग अलग पोजीशंस एग्जैक्ट आएंगी, इसलिए यहाँ पे कुछ अपोजिट है नहीं। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा NSP, डेट इज़ नेचर, साइज और पोजीशन। ठीक है, NSP से आपको पता लग सकता है कि जो इमेज बन रही है उसकी कैसा नेचर है, कैसा साइज़ है, क्या पोजीशन है। क्लियर है बात? ये था प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, अब प्लेन मिरर कैसे बिहेव करते हैं वो ये रहा कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत? ठीक है यहाँ तक? तो प्लेन मिरर के बारे में यार। ठीक है, तो इमेज जो बनती है प्लेन मिरर में वो क्या बनती है? वर्चुअल इनडायरेक्ट, मतलब नकली बनेगी लेकिन सीधी इमेज बनेगी। साइज एग्जैक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, और पोजीशन जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी दूर इमेज बनेगी। समझ में आया? ठीक है, अगला पॉइंट। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ दे भी रखी हैं चीज़ें ताकि आपको सिंप्लीफाइड चीज़ें समझ में याद रहें, तो ये मैं आपको नोट्स के फॉर्म में दे दूँगा। ठीक है, तो आप इसको रीड कर सकते हो बाद में आराम से। ठीक है, अच्छा लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है इमेज आर लिटरली इन्वर्टेड, मतलब ऑब्जेक्ट जो अगर ऐसे रखा हुआ तो वो इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट अपोजिट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ।
ठीक है। मान लो आप एक मिरर के यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, अगर मान लो ये मिरर है, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हुए हो, तो इमेज में अगर आप असलियत में अपना राइट हैंड उठाओगे तो जब आपकी इमेज यहाँ पर दिखाई देगी तो आपका लेफ्ट हैंड उठा हुआ होगा, ऐसा लगेगा आपको। मतलब आप अगर राइट हैंड उठा रहे हो तो आपको इमेज में ऐसा लगेगा कि उसने लेफ्ट हैंड उठाया, वो लिटरली उल्टी होती है। समझ में आ गया? मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है, इमेज ऐसे बन रही है तो उसको इन्वर्टेड बोलते हैं, लेकिन प्लेन मिरर ऐसा नहीं करता, वो ऐसा है तो ऐसे ही दिखाएगा। लेकिन अगर आप प्लेन मिरर के सामने राइट हैंड ऊपर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो लेफ्ट हैंड ऊपर उठा रहा है, लिटरली इन्वर्टेड होता है ना, कभी मिररिंग मोबाइल में भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो वैसे ही है, समझ में आ गया ना क्या बोला? इसको कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये राइट हैंड ऊपर करेगा तो ऐसा लगेगा कि इमेज में वो लेफ्ट हैंड है। क्लियर? ठीक है। अब हम पोजीशंस के बारे में बात करेंगे और पहले उससे शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, ठीक है। अब हम क्या शुरू करेंगे? स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन स्फेरिकल मिरर से पहले, स्फेयर क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज स्फेयर? आप कैसे डिफाइन करोगे स्फेयर को? देखो, कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये 3D स्ट्रक्चर है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन इतना इनफ तो नहीं है। 3D स्ट्रक्चर तो नहीं है ये, सॉरी 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके इतना इनफ तो नहीं है। इसके अलावा क्या बोल सकते हो? सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास होती है दोस्तों वॉल्यूम। क्या होती है? वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों। अगर कोई चीज़ सर्कुलर है तो उसके पास सिर्फ सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंगल, चूड़ी या कड़ा, कुछ भी ले लो। कड़ा जो होता है वो सर्कल है, लेकिन उसके अंदर कुछ आप सामान ही रख सकते हो, ठीक। लेकिन अगर स्फेयर है, मान लो फॉर एग्जांपल एक बॉल, तो उसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, है कि नहीं? उसके अंदर आप चाहे एयर भर दो, वो बात अलग है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी रख सकते हो, तो उसकी कुछ वॉल्यूम है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फेयर। अब स्फेरिकल मिरर इसलिए समझा, ये स्फेयर इसलिए समझाया क्योंकि स्फेरिकल मिरर जो है वो स्फेयर से निकाला गया है, तो किसी सर्कल से नहीं, एक स्फेयर से। तो आप एक कांच का स्फेयर समझ लो, ठीक है। अब क्योंकि हम दिखा नहीं सकते उसको 2D में, इसीलिए तो कांच का स्फेयर समझ लो, उसको बीच में से कट कर दिया तो 2 हेमिस्फेयर बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं? ध्यान से समझो, आपके पास एक स्फेयर है, आपने क्या करा, उसको बीच में से कट कर दिया, बीच में से कट कर दिया। बीच में से कट करने पे आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। एक पार्ट कैसा दिखाई देगा? एक पार्ट इधर की तरफ दिखाई देगा, ये वाला, और एक पार्ट इधर वाला, डेट इज ये। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसके 2 पार्ट्स दिखाई देंगे, कि ये और एक ये। इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर ये एक मतलब ट्रांसपेरेंट चीज़ से कट करके निकाला गया तो अभी मिरर तो नहीं है, इसमें से लाइट आर पार होगी, इसलिए अब इसमें पेंट किया जाएगा। क्लियर? ताकि इसमें से लाइट आर पार ना हो। और पेंट जैसे आप करोगे उसी बेसिस पर बनेंगे 2 तरह के स्फेरिकल मिरर्स। कितने तरीके के स्फेरिकल मिरर्स? 2 तरह के स्फेरिकल मिरर्स। क्लियर? समझो ज़रा ध्यान से, ठीक है। अब जब आपने एक स्फेयर को कट करा तो आपको एक सरफेस मिला कुछ ऐसा, ठीक। इसी को उल्टा करके रख दोगे तो ये सर्कल स्फेयर मिला ऐसा, ठीक है। असलियत में 2 हिस्से मिले हैं ना, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल 2 हिस्से जो मिले हैं, एक वो ये रहा और एक ये रहा। क्लियर? दोनों सेम ही बात है, लेकिन अभी हम पेंट करेंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। क्लियर है बात? आप समझो। अब अगर ये अगर ऑब्जेक्ट है, वो सॉरी जो आप स्फेयर आपने कट करा है, उसमें आप पीछे पेंट कर दो, तो अब ध्यान से समझना, इसका जो कर्व्ड पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट, वो सॉरी रिफ्लेक्टिंग है, और पीछे पेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, इसे पीछे पेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर पेंट किया हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अगर इसके अंदर पेंट कर दोगे तो इसका मतलब क्या करा हुआ है, इसके यहाँ पर पेंट किया हुआ है। यही चीज़ है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ इसी पे। अब दोनों तरफ से समझेंगे। तो इसके अंदर पेंट किया हुआ है, तो इसके अंदर पेंट कर दोगे तो कुछ ये बन जाएगा, इसके बाहर पेंट कर दोगे तो ये बन जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आप अगर इसको पलट के बना दोगे तो होगा तो यही, लेकिन अंदर और बाहर पेंट का अंतर होगा। आप समझ आ रहा है? पेंट करने से पहले दोनों चीज़ें सेम ही थी, ये दोनों निकाले और ये दोनों ऐसे रख दिए, तो दोनों सेम ही तो है, लेकिन अंदर पेंट करो या बाहर पेंट करो उससे फ़र्क पड़ेगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? एक चीज़ और, अब जब आप सामने से देख रहे हो ना यार, तो याद रखना हमेशा जो पेंट किया जाएगा वो हमेशा राइट हैंड साइड पे पेंट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी पेंट किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा? राइट हैंड साइड पे पेंट किया जाएगा। रीज़न देखो, रीज़न ये है कि मान लो आपको फॉर एग्जांपल, अभी आप जैसे जैसे आगे केस पढ़ोगे तब आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, लेकिन अभी मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक केस दे दिया टीचर ने टेस्ट में कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी इमेज फॉर्मेशन बनाओ, इसका एक रे डायग्राम, इनको रे डायग्राम्स कहते हैं, ठीक है। इसका एक रे डायग्राम बनाओ। आपने क्या करा, एक मिरर बनाया जिसमें पेंट इधर की तरफ कर दिया और सब कुछ आपने डायग्राम बना दिया, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। लेकिन टीचर एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इधर से पेंट करके इधर की तरफ से सब कुछ बनाओगे, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि हर बार जो भी इमेज बनाए वो सेम इमेज बनाए।
इसीलिए ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि जब भी स्फेरिकल मिरर्स यूज़ होंगे उसमें जब भी पेंट किया जाएगा तो हमेशा राइट हैंड साइड पे पेंट किया जाएगा, ताकि आप डायग्राम बनाओ या मैं डायग्राम बनाऊँ या फिर अमेरिका में बैठा हुआ कोई और बंदा डायग्राम बनाए, वो सेम डायग्राम बनाए। क्लियर है बात? इसलिए याद रखना, जब भी आपके सामने कॉपी जब बनवाओगे आप, तो हमेशा सामने कॉपी होगी तो राइट हैंड साइड पे पेंट किया जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। ठीक है, इसलिए अगर आप देखोगे तो उसके अंदर पेंट किया गया, इसके बाहर पेंट किया गया। अगर मैं इसको घुमा के ऐसे रख दूं तो दोनों सेम ही तो है। अगर मैं इसको घुमा के ऐसे रख दूं तो दोनों सेम ही तो है, लेकिन सही कौन सा है, ये सही कौन सा है, ये गलत है। सही बिल्कुल मिरर ये बिल्कुल भी है, लेकिन इसको घुमा के रखोगे तब ये सही बना जाएगा ड्राइंग में। क्लियर है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ठीक है, इसको मिस मत करना। ठीक, अच्छा अब आते हैं इनके नामों पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक के अंदर पेंट किया हुआ है, एक के बाहर पेंट किया हुआ है। इसका मतलब ये, अगर ऐसे है ये, एक के यहाँ पर पेंट किया हुआ है और एक के यहाँ पर पेंट किया हुआ है। अगर इसे बाहर पेंट किया और केव खाली है, समझो, अगर इसके यहाँ पे जैसे समझो, ठीक है, इसके बाहर पेंट के अंदर केव खाली है तो ये है कनकेव। याद करने का तरीका ये समझ आ गया, क्या है, कनकेव। केव खाली है तो कनकेव, लेकिन इसको घुमाकर अंदर पेंट कर दिया गया है, केव के अंदर ही पेंट कर दिया गया है, तो यह है कन्वेक्स। ये क्या है, कन्वेक्स। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर है बात? कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव का मतलब बाहर पेंट है, केव खाली है, डेट इज कनकेव, और अगर अंदर पेंट कर दिया जाए, बाहर सरफेस खाली है, तो कन्वेक्स। क्लियर है? तो एक कनकेव और कन्वेक्स इस तरीके की दो चीज़ें। अब बताओ, क्लियर है बात? समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे पोजीशंस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्फेयर एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर, अब यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर आपको ऐसा लग रहा है ये होगा, लेकिन असलियत में पूरा एक हेमिस्फेयर है ये, समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स, अब दो तरह के आपके पास मिरर आ गए। कनकेव वो जिसके बाहर पेंट किया हुआ अंदर खाली है, और कन्वेक्स वो जिसके अंदर पेंट किया हुआ बाहर खाली है। कनकेव एंड कन्वेक्स, ये दो पॉइंट है। क्लियर है? आप समझना ज़रा ध्यान से कि ठीक है यार, ये तो समझ में आ गया कनकेव और कन्वेक्स। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह की पोजीशन। अलग अलग तरह की पोजीशन का मतलब है कि जब आप वो क्या नाम है डायग्राम्स बनाओगे, जब आप बताओगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है मिरर से, तो इमेज बताओ कहाँ बनेगी, तो आपको पोजीशंस चाहिए होंगी ना, तो पोजीशंस को प्लेस करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। क्लियर? आज की क्लास अब मैं आपको स्फेरिकल मिरर में अलग अलग पोजीशन समझाऊंगा विद लॉजिक, तो इसलिए आपको याद भी रखना है, समझना तो है ही, और याद रखने की कोशिश करनी है, और समझ जाओगे। लॉजिक से समझेंगे सब कुछ चल जाएगा सही से, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या वो हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊँगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आगे, इसी का बात करेंगे, ठीक है। दूसरा, अब याद रखना, जो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे लास्ट क्लास में, वो सबके लिए एप्लीकेबल है, प्लेन मिरर के लिए भी और स्फेरिकल मिरर के लिए भी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब बनाते हैं मिरर, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि अगर एक मिरर है जिसके बाहर पेंट कर दिया गया है, तो केव खाली है, यह है कनकेव। याद रखना, ये क्या है, कनकेव मिरर। समझ में आ गया? और अगर इसको मैं घुमा के बना दूं और इसके अंदर पेंट कर दूं, पेंट हमेशा राइट हैंड साइड पे करना है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? ये क्या बन जाएगा अब, कन्वेक्स मिरर। ठीक, अब समझो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना यार एक चीज़, तो ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है, ठीक है। अब मुझे इस पर अलग अलग पॉइंट्स पोजीशन करने हैं, ठीक है। अब देखो, ये सरफेस है, इस पर अलग अलग पॉइंट सरफेस पे मेरे को पोजीशन करने हैं, तो मैं क्या मानता हूँ, इस पर एक इमेजिनरी लाइन मानता हूँ, ठीक है। मतलब अगर आप मिरर को देखो तो ऐसा कोई लाइन नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी लाइन बना रहा हूँ ताकि मैं अपने अलग अलग पॉइंट्स को क्या कर सकूँ, पोजीशन कर सकूँ उस पर। क्लियर है बात? तो ये मिरर्स हैं, इन पर मैं एक इमेजिनरी लाइन बना रहा हूँ जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी कोई लाइन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ पोजीशन कर रहा हूँ ताकि अलग अलग पॉइंट्स को मैं उस पर पॉइंट आउट कर सकूँ। समझ में आ गया? तो ये रही एक लाइन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये यहाँ से भी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऊपर मैं फुल फॉर्म लिखूंगा, नीचे मैं शॉर्ट में लिखूंगा ताकि आपको ये पता रहे कि पूरा नाम क्या है और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, हमारे मिरर है। ये क्या थे, हमारे मिरर। अब इनका नाम मिरर बोलो, या फिर एक कर्व्ड होते हैं इसलिए इनका नाम या तो कर्वेचर बोलो,
या फिर इसका नाम आप अपर्चर भी बोल सकते हो। देखो असलियत में अपर्चर का मतलब पता है क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है आपके पास एक मिरर है ऐसे, ठीक है, मान लो आपके पास एक मिरर है, क्लियर। असलियत में अपर्चर का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की पोजीशन, समझ में आ गया। तो ऐसा कोई डेफिनेशन दे नहीं रखी है इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल एक साथ ही मानते हैं, ठीक है। तो असलियत में डिस्टेंस होता है अपर्चर, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, कर्वेचर बोलो या फिर मिरर बोलो, ठीक। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो मिरर और हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहीं एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। जिस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं वो है पॉइंट ऑफ मीटिंग, जिसको कहते हैं पोल। क्या बोला जाता है इसको, पोल। और इस पॉइंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल पी से। किसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल पी से, कैपिटल पी, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ठीक है, अब समझो ज़रा ध्यान से, ठीक। अब बात आती है कि अब इसके अंदर पोजीशंस करते हैं। सुनो एक चीज़ समझो पहले ज़रा ध्यान से, ठीक है। ये समझने से पहले इस डायग्राम को देखो ज़रा, ठीक है। एक सेकेंड, इस डायग्राम को देखो। अगर आप एक सर्कल देख रहे थे, ये पहले स्फेयर था, अगर एक आप इस स्फेयर को देख रहे थे तो इसका बिल्कुल मिड पॉइंट को क्या बोला जाएगा, सेंटर बोला जाएगा कि नहीं, क्लियर। इस सेंटर से सारी जो लोकेशंस होंगी वो क्या होंगी, रेडियस। याद करो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस। अब एक चीज़ सोचो, आपने इसका आधा हिस्सा ही तो लिया है, तो ये रेडियस नहीं है कि नहीं। ये आपका मिरर जो आप अपर्चर या कर्वेचर बोल रहे हो, यहाँ सेंटर से आपने लाइन भेजी हुई है और इस पॉइंट को आप प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हो, है ना। तो वैसे इसी चीज़ को अगर आप रिलेट करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये पॉइंट तो पोल हो गया, लेकिन अगर मैं इस मिरर को पूरा करूं, दिमाग लगाना, अगर मैं इस मिरर को पूरा कर दूं तो लगभग ये इसका सेंटर नहीं है कि नहीं। ये इसका क्या है, एक सेंटर है। समझ में आया मैंने क्या बोला, समझो ज़रा ध्यान से। तो ये क्या होगा, इसका सेंटर कहलाएगा, दैट इज सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर। तो इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे इसमें होगा, लेकिन अंतर ये आएगा कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पूरा हो रहा होगा वो कुछ इधर की तरफ पूरा हो रहा होगा, ठीक है। इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहाँ होगा, कहीं यहाँ पर होगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। क्लियर है बात, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब एक चीज़ समझो और, मान लो आपका दोस्त पोल पे रहता है और आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहते हो। आप दोनों को मिलकर एक होमवर्क करना है और आपने बोला मेरे घर आ जा भाई, धूप बहुत हो रही है बाहर, या गर्मी सर्दी कुछ भी हो रहा है बाहर, ठीक है। आपने दोस्त से बोला कि नहीं यार तू आ जा, मैं नहीं आ रहा। तो तुम बोल रहे हो कि यार ऐसे तो काम ही नहीं हो पाएगा, ना मैं तेरे घर आना चाहता हूँ ना, क्योंकि दोनों का घर दूर है। तो आप दोनों ने डिसाइड करा कि हम दोनों कहीं मिड पॉइंट पे मिलते हैं। तो मान लो आपका आपका दोस्त पोल से निकला और आप कर्वेचर से निकले, और दोनों अगर सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट सेंटर पे आके मिलेंगे। उस सेंटर पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस सेंटर पॉइंट को बोला जाता है फोकस। क्या बोला जाता है, फोकस। क्लियर, इस सेंटर पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, फोकस बोलेंगे। समझ में आया, पक्का क्लियर है। तो इस सेंटर पॉइंट का नाम है फोकस, ठीक, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ से। पक्का क्लियर। अब एक चीज़ सुनो और, अब अगर ये पूरा सर्कल है और ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, रेडियस। क्योंकि खुद सोचो ना यार, अगर एक सर्कल है और ये मिड पॉइंट को आप बोल रहे हो तो ये पूरा क्या है, रेडियस ही तो है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, रेडियस। इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ पोल तक की दूरी इज नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब मिरर, तो हम मिरर ना बोल के हम बार बार कर्वेचर वर्ड यूज़ करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कहने का मतलब ये पोल का पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इज नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये है पॉइंट, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर। दूसरा पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो मैं ये बोलूँ कि एक चीज़ समझो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इज नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम अलग से एक नाम दे रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का। क्लियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ। फोकस समझ में आ रहा था ना, फोकस तक की दूरी इज फोकल लेंथ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इज स्मॉल एफ। याद रखना, इसलिए कैपिटल और स्मॉल बार बार बोल रहा हूँ मैं। पॉइंट इज फोकस, दैट इज कैपिटल एफ। डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, दैट इज स्मॉल एफ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया,
पक्का क्लियर? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? अच्छा एक चीज़ और सुनो, अगर आपका दोस्त पोल से निकला और आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकले और दोनों मिड पॉइंट पे पहुंचे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। समझो, आप और आपका दोस्त बिल्कुल सेम स्पीड से निकले और एकदम मिड पॉइंट पे आके मिल गए, तो आपके दोस्त की घर की दूरी उस पॉइंट पे जहाँ पे आप मिले और आपके घर से वहाँ की दूरी बराबर नहीं होगी, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस होगा। तो ये पॉइंट है मान लो पोल और ये पॉइंट है मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये पॉइंट फोकस है ना, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए। समझो, ठीक है? ये पूरा डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये ठीक इसका आधा है फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर मैं आधा कर दूं तो फोकल लेंथ पे पहुंच जाऊंगा। और ये रहा आपके चैप्टर का पहला फॉर्मूला। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दूं तो फोकल लेंथ ही तो आएगी, है ना? क्योंकि दोनों ये डिस्टेंस इसके बराबर है तो उसका आधा बिल्कुल बराबर आधा कर देंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? या फिर आप ये भी लिख सकते हो R = 2F, कुछ भी लिख लो। क्लियर है बात? तो ये थे सारे पॉइंट्स। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास एक स्फेयर है उसको कट करके एक साइड से पेंट कर दिया जाए, अगर आप अंदर पेंट कर रहे हो और बाहर की सरफेस कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो वो क्या हो जाएगा? कन्वेक्स। और अगर आप बाहर पेंट करके अंदर की सरफेस को रिफ्लेक्टिंग रखते हो तो वो हो जाएगा कनकेव। क्लियर? बीच में से एक लाइन जाती है जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, जो फुल्ली इमेजिनरी लाइन है, सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं ताकि हम पॉइंट्स को डिनोट कर सकें। अच्छा, अब जो हमारा स्फेयर है दैट इज़ अपर्चर या कर्वेचर, तो जो हमारा कर्वेचर है वहाँ से और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों जहाँ मिलते हैं उसका नाम है पोल। अब सारे डिस्टेंस पोल से नापेंगे। अब जो बिल्कुल सेंटर रहा होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, और पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल मिड पॉइंट इज फोकस। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज कैपिटल R, और वहाँ से फोकस की दूरी इज फोकल लेंथ दैट इज स्मॉल f। ये सारा तुम्हें समझा दिया गया है। क्लियर? और अगर ये डिस्टेंस इसका ठीक आधा है तो इसका आधा करके वो रहा। समझ में आया? क्लियर? अब बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से सारे पॉइंट्स लोकेट कर दिए गए और आपको अगर देखने हैं तो ये रहे। ठीक है, सारे पॉइंट्स ये रहे। ठीक है, तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे यार, ठीक है, ये रहा अपर्चर। ठीक है, इसको अपर्चर बोलो या कर्वेचर बोलो। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस दोनों, इसका इधर की तरफ होता है, इसका फेस इधर की तरफ होता है, इसलिए एक साथ बना दिए गए। ठीक है, तो फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल F से कैपिटल C से। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इस फोकल लेंथ। सेम वहाँ पर करोगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इस रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इस यहाँ से लेके, वैसे ये भी बराबर ही होगा लेकिन बोलते उसको नहीं है तो इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ये पोल है, यहाँ पर ये पोल है। क्लियर है बात? समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है, अब ये है कनकेव कन्वेक्स की कहानी। ये रहा कनकेव इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर। ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको चलो छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं। अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए यहाँ तक का पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ख़त्म। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि हम क्लास को कांस्टेंट, मतलब मैं अल्टरनेट वीडियोस डाल रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ यार वैसे तो बहुत टाइम लगेगा इसको ख़त्म होने में। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम इसको रेगुलर कर दें। तो अगर आप चाहते हो कि हम वीडियो रेगुलर कर दें तो प्लीज़ कमेंट में डालना। ठीक है, कि हाँ भैया आप रेगुलर कर दो, ताकि हम रेगुलर वीडियोस डाल सकें, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे हमारा सिलेबस जो है ना, फर्स्ट टर्म वाला पार्ट भी नहीं ख़त्म हो पाएगा, तो एटलीस्ट जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं उतना कवर करा दूँ फर्स्ट टर्म तक। ठीक है, तो आप अगर कोई और सजेशन देना है तो वो भी प्लीज़ डालो। ठीक है, ताकि हम सजेशन पर काम कर पाएँ। ठीक है, वरना दिक्कत होगी हम मतलब आपको भी होगी, हमें भी मैनेज करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करो ये कि पहले बताने की कि हम रेगुलर वीडियोस डालें या ऑल्टरनेट जैसे चल रहा है वैसे ही डालें। ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट आपको जल्दी से जल्दी पढ़ने वो डालो, या चैप्टर का नाम डालो। ठीक है, और कोई और सजेशन देना तो प्लीज़ कमेंट में देना। ठीक है, चलो दोस्तों, बाय बाय। बाकी शेयर करो, मिलते हैं।